हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आप सभी की डिमांड थी कि क्वेश्चन आंसर जो हैं ऑनलाइन डिस्कस किए जाएं सीबीएसई साइंस चैलेंज राउंड 1 वाले। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम ही राउंड 2 के लिए भी रहने वाले हैं, इसलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमारे पास मेन जो पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं उनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो कुछ इस टाइप से था कि ए वुमेन डिस्कवर्स that her family has a history of the rare X-linked recessive genetic disorder that cause symptom later in the life. Her mother and father did not have a disease, but all the three of her brothers do. Means उसमें से किसी एक को भी जो है मदर को फादर को डिजीज जो है नहीं है, बट ऑल द थ्री ऑफ द हर ब्रदर्स डू। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वुमन विल हैव द डिजीज एज वेल। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस वुमन को भी वो डिजीज हो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 0%। भाई उसको कोई भी प्रोबेबिलिटी मतलब कहने का है कि कितने परसेंट चांस है उसके कि ये डिजीज़ उस वुमेन को भी हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके सभी भाइयों में वो प्रॉब्लम है, बट उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0%। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि भाई डायग्राम शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लांट स्टेम, व्हाट इज द लेबल स्ट्रक्चर एट दिस वन ऑफ द फंक्शन। तो मुझे बताना है कि भाई इसमें ये जो एरो लग रहा है ये क्या फंक्शन करता है, मतलब है क्या ये। तो भाई इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है जल्दी से बताएंगे। भाई देख लेते हैं इसका जो आंसर है। भाई एक और नीचे ऑप्शन है हमारा जाइलम। भाई ये जाइलम है। ऑप्शन नंबर डी जो हमें दिखाई दे रहा है डी इसका जो है करेक्ट आंसर है जाइलम, जो कि क्या करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, एक और जाइलम ऑप्शन है यहाँ पे, बट ये गैसेस एक्सचेंज दिखा रहा है, बट ये आंसर करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास जो होने वाला है वो है हमारा ग्राफ से रिलेटेड। भाई ग्राफ इस तरीके का आया हुआ है कि बताना है कि ग्राफ शो द चेंज इन द इंसुलिन लेवल ऑफ द बॉडी आफ्टर राइस मील, एट विच पॉइंट विल द अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर विल बी हाईएस्ट इन द बॉडी। तो भाई इस टाइप से बताना था मुझे। भाई तो ध्यान से देखेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि 0 मिनट, 50 मिनट, 100 मिनट और 150 मिनट। तो इस केस में जब ये 0 पे था है ना इस जगह पे, तो उस टाइम पे लेवल सबसे हाई था। तो मेरा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो 0 मिनट हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा 0 मिनट। अगर वीडियो में कुछ चीज़ इसकी बोल रही है तो आप उसको पीछे करके फिर से वापस से देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4। ए प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन विद अ हायर कंसंट्रेशन देन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द वाटर। भाई 4 ऑप्शन है हमारे यहाँ पे। वाटर विल मूव इनटू द सेल कॉजिंग इट टू स्वेल एंड पॉसिबली बर्स्ट। सेकंड इज वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल कॉजिंग इट टू श्रिंक एंड बिकम फ्लैसिड्स। और नेक्स्ट है वाटर विल मूव इनटू सेल। इस टाइप से 4 ऑप्शन है हमारे। तो करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा वाटर विल मूव इनटू सेल कॉजिंग इट टू बिकम टर्गिड और मेंटेन इट्स शेप। वो टर्गिड हो जाएगी और अपनी शेप बनाने की कोशिश करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए पीस ऑफ वायर इज टाइड है ना अराउंड अ ट्री ट्रंक एज अ ट्री ग्रो, इट विल बी कंप्रेस्ड बाय द वायर एज इट अकर, हाउ विल द ट्री फर्स्ट अफेक्ट। भाई एक पीस ऑफ वायर को जो है बांध दिया गया है पेड़ की ट्रंक पे, जैसे जैसे ट्री ग्रो होता रहेगा वैसे वैसे वो कंप्रेस होता रहेगा वायर। तो क्या होने वाला है ट्री को सबसे पहले। भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुगर प्रोड्यूस इन द लीफ विल नॉट बी एबल टू रीच द रूट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शुगर प्रोड्यूस हो रही होगी लीव्स में, जो लीव खाना बनाएंगे वो प्रॉपरली रूट्स तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि उसका रास्ता जो ब्लॉक करेगा वो वायर जो है ब्लॉक कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 दिखाई दे रहा है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये कुछ इस टाइप से डायग्राम आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे इस टाइप से। तो नेम करना है मॉलिक्यूल दैट पास आउट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। बताना है ब्लड प्लाज्मा से कौन निकल सकता है आराम से, कौन पास आउट हो सकता है। तो भाई इस केस में हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। भाई प्रोटीन जो है आराम से इसके थ्रू जो है पास नहीं हो पाएगा। बाकी सभी वाटर जो है ग्लूकोज और जो हमारा यूरिया है वो इजीली इसके थ्रू जो है पास हो सकता है, बट प्रोटीन जो है ब्लड प्लाज्मा पास आउट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा ये जो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 होने वाला है वो है आरबीसी से रिलेटेड। बाई रेड ब्लड सेल फ्रॉम ह्यूमन वर प्लेस इनटू 3 ट्यूब्स, ईच ट्यूब कंटेन ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट कंसंट्रेशन। ए सैंपल was taken from each tube and viewed using microscope. The result are shown below. Which of the following explain the response of the RBC? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें बताना है PQRS में से। भाई इस तरीके से हमें आंसर दिया हुआ था 4, बताना था कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कपिल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन्स
ही क्रॉस पी प्लांट विद द पर्पल फ्लावर PP एंड द पी प्लांट विद द वाइट फ्लावर स्मॉल p और डबल स्मॉल p। इस तरीके के क्वेश्चन, ये कुछ मैं क्योंकि एक्चुअल में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो बायोलॉजी मेरे लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द वे हो जाएगा, बट फिर भी आप इसको एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, है ना। इस तरीके से ये मेंडल एक्सपेरिमेंट आप इसको एक बार फिर से स्टडी कर लेना और ये आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इस ब्रेन का जो हमें दिया हुआ है एक स्ट्रक्चर, तो भाई इस तरीके से हमें डेपिक्ट करना है भाई इसको देख के कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट लेबलिंग ऑफ पार्ट ABC, A B और C का करेक्ट नेम बताना था। तो भाई ये तो जिसको डायग्राम आता होगा वही कर पाएगा। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है भाई 9th का। तो 9th का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला। ए हमारा क्या है, पोन्स, बी इज मैंडुला और सी जो है हमारा ये हमारा पार्ट जो तीसरा वाला सेरेबेलम। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, डबल सर्कुलेशन से क्वेश्चन हमें दिया हुआ था। इसमें ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट होगा। भाई तो इस केस में क्या हो रहा है, भाई पूछ रहे हैं हमसे कि गिवन डायग्राम शोन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस ब्लड वेसल एसोसिएटेड विद द हार्ट, आइडेंटिफाई मेन ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी। तो भाई हमें ये बताना था कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा है। तो इस केस में जो ऑप्शन हो जाएगा मेरा वो करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला। कौन लेके जा रहा है मुझे, ये बी वाला पोर्शन जो लेफ्ट साइड हमारे हार्ट के है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है लेयर इन द आई वेयर सेंसरी सेल्स, जो सेंसरी सेल्स होती हैं रॉड्स और कॉन्स, ये हमने थोड़ा स्टडी किया हुआ है 10th बोर्ड का ये। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा करेक्ट, भाई इसमें हमारा हो जाएगा रेटिना। रेटिना पे जो है हमारा ये रॉड्स और कॉन सेल जो है लोकेटेड होते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन हेल्प यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म टू कैप्चर फूड थ्रू ए प्रोसेस। ये जो आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये CBSE की तरफ से जो है ये जो करेक्ट आंसर मानेगा ये वो है ना। इसमें कोई वेरिएशन हो सकता है बट अभी के लिए जो करेक्ट आंसर मानेंगे हम वही मानेंगे जो CBSE ने हमें प्रोवाइड किए थे। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन हेल्प यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म टू कैप्चर फूड थ्रू ए प्रोसेस। नाम बताना है प्रोसेस का, तो भाई प्रोसेस का नाम क्या है हमारा ये बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी एंडोसाइटोसिस, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस टाइप से था फ्रिक्शन से रिलेटेड। भाई जब कोई बॉडी मूव करता है तो भाई फ्रिक्शन हमेशा जो फोर्स होता है वो किस साइड लगता है, ये हमसे पूछा है। भाई इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, है ना, इसमें भी 4 ऑप्शन हमें जो दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 जो है 13 के 4 ऑप्शन दिए, बताना कौन सा करेक्ट है। भाई ध्यान से देख लेंगे एक बार। देखिए जब हम चलते हैं तो हमें जो फोर्स है पीछे की तरफ लगाना पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी में ध्यान से देखिए। जब हम चलते हैं तो हमें फोर्स पीछे की तरफ लगाना पड़ता है, बदले में जो फ्रिक्शन हमें आगे चलने में हेल्प करता है ना। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज भाई 14 क्वेश्चन, ऑप्शन डी का मतलब ये नहीं डी, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा, है ना, ध्यान रखना इसका। ये ऑप्शन सी है, मतलब जो फिगर डी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज कि 14 लीवर दिया हुआ था इस टाइप से इसमें हमें, और हमें बताना था इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो भाई इस तरीके से लीवर्स दिए हुए हमें और हमें बताना था कि कौन सही से मैच करेगा। तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। इसका जो 14 है 14 का जो करेक्ट आंसर है वो वैसे डी है, इसको आप एक बार देख लेना। डी हमारा ये वाला फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में इसको अलग अलग करना था भाई, सीजर, कार्ट और आर्म जो है हमारा थर्ड क्लास लीवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 15 में हमें इस तरीके से कुछ दिया हुआ था डायग्राम और हमें इसमें बताना था करेक्ट आंसर कौन सा है। ऑब्जेक्ट हैविंग जीरो एक्सेलरेशन, भाई जीरो एक्सेलरेशन कब होगी, जब हमारे पास दोनों साइड जो है कंडीशन बैलेंस हो जाएगी। जैसे ये 5 है और यहाँ पे भी 3 और 2 5 है, तो मतलब इक्वल अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो आंसर हो जाएगा जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी वाला। इस टाइप से क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था। नेक्स्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक लैंप इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो नेचर ऑफ द बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस, भाई कैसी होगी भाई नेचर, भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो हमें मिलने वाली है किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। जब अगर आप उसके फोकस पे कुछ भी रखोगे, है ना, कोई भी मान लो इस तरीके से आपको लेंस दिया और आप उसके फोकस पे कुछ भी रखते हो, तो उस केस में जो लाइट जा रही होंगी इसमें से निकल के वो हो जाएंगी पैरेलल, ठीक है, इस टाइप से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे, ठीक है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनेगी वहाँ पे। तो 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। 17 में कुछ इस तरीके से 4 फिगर्स दिए हुए थे साउंड वेव के, और बताना था हमें करेक्ट क्या पूछा है इसमें। देखो लास्ट में हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रीक्वेंसी बेस पे पूछा था। तो एक बार डायग्राम फिर से देख लेंगे इसको। भाई जो हमारे पास 17 का क्वेश्चन है, इसके डायग्राम चारों में से कौन सा सही होगा। तो 17 का जो है देखो ध्यान से, 4 ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला। जो हमारी डी की फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा वही हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा वाइब्रेट यही कर रही है। उसके बाद में बी, उसके बाद में फिर ए और उसके बाद में लास्ट में सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ज़्यादा वाइब्रेट करती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो आप फिगर देखते समझ जाओगे। नेक्स्ट इज 18 क्वेश्चन,
18 क्वेश्चन में हमारा इस टाइप से हमें दिया हुआ था और बताना था इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो भाई 18 क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे एक बार। 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वैसे सी है। सी इसमें क्या है, सेकंड और थर्ड, मतलब हमारा जो सेकंड और थर्ड है करेक्ट है। डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम रेस्ट बी इन 6 सेकंड इज मोर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सी। ए इज मूविंग विद एक्सेलरेशन वेयर बी एंड सी आर मूविंग विद कांस्टेंट। देख लेते हैं इसको एक बार। भाई इस डायग्राम में अगर हम बात करें डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम रेस्ट ऑफ बी इन 6 सेकंड, भाई 6 सेकंड में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल करी है, तो भाई ये मुझे बताएगा ग्राफ। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर करी है भाई, तो भाई अगर बात करें डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम रेस्ट, है ना, रेस्ट से तो बी ने शुरू किया है, सबसे ज़्यादा बी ने ही डिस्टेंस कवर करी है रेस्ट से स्टार्ट करके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर मैं इनके बीच में ध्यान से देखूँ तो बी ने जो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सी तो रेस्ट पे था ही नहीं, तो बचा ए और बी, और ए और बी के केस में सबसे ज़्यादा जो है बी ने डिस्टेंस जो है कवर करी है। नेक्स्ट इज, उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो हमारा होने वाला है 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टोटल एनर्जी ऑफ द वाटरफॉल। वाटरफॉल का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई क्वेश्चन नंबर 19 का, तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेलोसिटी एट द एज ऑफ फॉल एंड हाइट। ये हमारा mgh है ना, एक तरीके से mgh अगर हम फाइंड करें तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। और वैसे तो हमें निकालनी है टोटल एनर्जी, तो टोटल में काइनेटिक पोटेंशियल सब ऐड कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इस टाइप से हमें ग्राफ दिया हुआ था भाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में और डिस्टेंस में, और हमें पूछा था लास्ट में कि भाई बी का रिलेशन क्या होगा। तो भाई ये तो हमारा क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आ गया, मतलब थोड़ा है ना आगे का पोर्शन आ गया। इस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर होता है 20 का जो है बी आंसर हो जाएगा। इसका बी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, इसको याद कर लेंगे। तो भाई इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में जो हमें फोकल लेंथ दी हुई है भाई एक कॉनकेव मिरर की। भाई एक कॉनकेव मिरर है ना, और उसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है, बता रखा है कि उसके सामने ना एक वॉल है, उस वॉल पे जो है हमें इमेज को ऑब्टेन करना है, और हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो वी हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और बोल रहा है कि कहीं पे भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपकी यू आप फाइंड करो और बताओ इसकी वॉल से डिस्टेंस कितनी होगी। इस तरीके का क्वेश्चन हमें दिया हुआ था। तो फॉर्मूला अगर हम लगाएं 1/f = 1/v + 1/u, तो यहाँ से 1/u का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा 1/f - 1/v। तो भाई यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 1/-10 कॉनकेव के लिए माइनस होती है, -1/v की वैल्यू कितनी है -35। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू जो है 1/u की वैल्यू हमारी आ जाएगी, हमारी एलसीएम लेके 70, और न्यूमरेटर में -7 और प्लस में आ जाएगी हमारी 2, तो ये आएगा -5/70। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1/1, और यहाँ पे क्या बोलते हैं 5 1s और 5 4s, सॉरी यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो u की वैल्यू जो आएगी आपकी आ जाएगी -14। तो भाई -14 का मतलब ये हो गया कि हमारा जो u है यहाँ तक डिस्टेंस, ये हमारी आ गई 14 सेंटीमीटर, है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो अगर मुझे वॉल से निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल 35 में से माइनस करना पड़ेगा 14 को। तो मेरा जो आंसर है माइनस करके कितना आ जाएगा 21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में एक डायग्राम हमें दिया हुआ है, इसमें बताना है कि रेजिस्टेंस जो है द रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस डी पूछा है रेजिस्टेंस। भाई डी में रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसका जो आंसर है भाई कैसे आएगा। भाई यहाँ पे दो जो है सी और डी जो रेजिस्टेंस है वो हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें। भाई जो 5 एम्पियर का करंट है ना, वो यहाँ इसमें आ रहा है और 3 का इसमें निकल गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा होगा, भाई यहाँ पे जो बचा होगा हमारा बचा होगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट जो है डी में जा रहा है, और साथ साथ वोल्टेज जो है हमें 12 वोल्ट दी हुई है। ठीक है, तो वोल्टेज अगर हमें 12 दी हुई तो हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, V = IR। ठीक है, अगर हमें R निकालना है डी में तो V/I हम कर देंगे सॉल्व। तो भाई 12/2 अगर हम करेंगे तो कट आके यहाँ से आंसर जो आ जाएगा हमारा 6 ओम। तो हमारा 6 ओम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 21 है, 21 ग्राफ का आया था कि भाई वेट और मास में जो रिलेशन है प्लेनेट एक्स और प्लेनेट वाई के बीच में, इस तरीके से मास और वेट का रेशियो दिया हुआ है। इसमें हमें फाइंड करना था कि अगर एक्स जो है प्लेनेट है उसका जो 3 न्यूटन जो है वेट है किसी ऑब्जेक्ट का उस पर, तो बताना है कि उसी का जो ऑब्जेक्ट का वेट है प्लेनेट वाई पे कितना होगा। तो भाई प्लेनेट वाई पे निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई वेट कितना है उसका, मतलब है ना वेट पूछा है हमसे, तो उसके लिए ग्रेविटी की वैल्यू पता होनी चाहिए या फिर वेट अपॉन मास। तो भाई देख लेंगे एक बार से जो हमारा प्लेनेट का है तो उसका आंसर जो मुझे आता दिखाई दे रहा है वो 2 न्यूटन। इसका आंसर जो आएगा 2 न्यूटन आएगा। 2 न्यूटन से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा 24। लेंस जो है कन्वर्ट कर रहा है सनरेज को 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। तो पावर ऑफ द लेंस क्या है भाई, इसको जो है ये कन्वर्ट कर रहा है, तो मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस है। फोकल लेंथ जो है हमारी दे दी है +20, ये +20 सेंटीमीटर में। अगर मुझे पावर निकालनी है
तो पावर 1/f से जो आ जाएगी 1/20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूँगा तो ये 100 अपॉन हो जाएगी हमारी 20। इसको कट के करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा +5 जो हमें दिख रहा है +5D। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 25। एक हमारा EVS से भी क्वेश्चन आए थे यहाँ पे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम इफ द पॉपुलेशन ऑफ डियर डिक्लाइंस ड्यू टू द प्रेडेशन बाय द वॉल्व, मतलब शिकार हो रहा है वॉल्व से, तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टू कंसिक्वेंस फॉर द फूड चेन, फूड चेन पे क्या असर पड़ेगा उसका। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सी ऑप्शन, इंक्रीज इन वेजिटेशन ड्यू टू द रिड्यूस हर्बीवोरी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई जब यहाँ तक पहुँची गई हो तो भाई देखो नीचे सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको शेयर भी कर देना, है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इन एग्रीकल्चरल रीजन वेयर नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स आर कॉमनली यूज्ड विच ग्रीन हाउस गैस इज रिलीज थ्रू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। भाई कौन सी गैस रिलीज होती है, तो भाई मीथेन जो है हमारी, है ना, खेतों में से जो है मीथेन ज़्यादा निकलती रहती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एनहेंस द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर। भाई ओजोन लेयर का डिग्रेडेशन करने में कौन ज़्यादा जिम्मेदार है। भाई सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन नहीं, बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं और मीथेन भी नहीं। भाई हमारी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, तो वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 28 है, 28 कह रहा है व्हाट आर द स्पीसीज कॉल्ड हुज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज ऑलरेडी ग्रेटली रिड्यूस टू ए क्रिटिकल लेवल। भाई जो क्रिटिकल लेवल से भी रिड्यूस हो चुका हो, भाई उसको क्या बोलते हैं, भाई इसको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये हमारा EVS से क्वेश्चन आया था इस टाइप से। नेक्स्ट इस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एलिमेंट X इज कंपाउंड विद हाइड्रोजन हैविंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो बताना है इसका कंपाउंड क्या बनेगा। भाई इस टाइप से देख लेंगे तो कंपाउंड क्या बनना चाहिए उसका। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Al2X3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को कौन सा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। भाई सी वाला जो है हमारा आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ इसमें जो प्रोटॉन्स है वो इक्वल है, एटॉमिक नंबर सेम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो भाई आपका कौन सा आंसर सही आएगा। तो भाई अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो आपका जो है W की जगह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे देखो बैलेंस कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, S जो है यहाँ पे 1 है और इधर भी लेफ्ट में भी 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, S यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब हमें S यहाँ पे 2 हो रहे हैं, देखो एक S यहाँ पे और एक S यहाँ पे 2 हो रहे हैं, तो हमें इसके लिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, तो ये 2S हो जाएगा। बट इससे बात नहीं बन रही है, इसका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट है सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये बैलेंस हो जाएगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट। भाई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, CO के साथ मिलकर CO2 बनाता है ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट केमिकली रस्ट इज, रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, रस्ट होती क्या है भाई, रस्ट होती है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। भाई मास बाय मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 9 ग्राम ऑफ शुगर इन 108 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे मास बाय मास का, ये आ जाएगा हमारा आंसर 7.7%। करके देख लेंगे इसको, इस टाइप के क्वेश्चन फिर से रिपीट होने के चांस है। क्वेश्चन नंबर 35 3 B कर दिए हुए थे इस टाइप से, हमारा क्वेश्चन पढ़ लेंगे स्क्रीन पे। By labeled A, B, C, each containing about 25 ml of water were taken. A small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NH4Cl were added to the beaker ABC। तो बताना क्या था इसमें भाई लास्ट में कि कौन कौन से करेक्ट होंगे। भाई इसका जो करेक्ट आंसर 35 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी। भाई फर्स्ट और फोर्थ ही जो है इसके करेक्ट आंसर है। एक बार इसको सभी लोग पढ़ लेंगे ध्यान से, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। जनरली व्हेन मेटल आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड्स hydrogen gas is liberated. Identify the pair of metal which is on treated with dilute hydrochloric acid do not liberate hydrogen। इनमें से कौन हाइड्रोजन को नहीं निकलने देगी। तो भाई उसका 36 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए हो जाएगा। इसमें क्या क्या आ जाएगा, Cu और Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हाइड्रोकार्बन वुड अंडरगो एडिशनल रिएक्शन। भाई इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भाई इसका हो जाएगा बी, C2H2 एसिटिलीन और C3H6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 38 है वो इस तरीके से आया था कि नरिश इज सप्लाइड विद 4 सॉल्यूशन ABCD विद pH वैल्यूज। तो ये pH वैल्यू दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्टली लिबरेट हाइड्रोजन गैस। भाई हाइड्रोजन गैस किसके साथ जो है रिलीज होगी, तो भाई ऑप्शन नंबर ए और डी, ये हमारा जो आंसर है करेक्ट हो जाएगा। भाई ए जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और जो डी है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट 39 एक लिटमस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था यहाँ पे हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लेंगे। भाई जो W है हमारा वो क्या होगा भाई, लिटमस पेपर न्यूट्रल रहता है पर्पल,
एसिडिक हो जाएगा भाई, ब्लू टू रेड हो जाएगा, और एल्कलीन में क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू। फिनाफ्थलीन जो है कलरलेस रहती है एसिड में, और पिंक हो जाता है एल्कलाइन सॉल्यूशन में। ये हमारा पीएस से क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 40 हमारा वो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई इन सब में कौन सा ऐसा सोर्स है जो इनएग्जॉस्टिबल है। भाई हमारा क्वेश्चन नंबर जो है इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, भाई हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा ये हो जाएगा सी करेक्ट, थर्ड और फिफ्थ, यानी कि विंड एनर्जी जो है और फिफ्थ हमारी। तो भाई विंड एनर्जी का भी हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, और सनलाइट का भी, ये कभी ना खत्म होने वाले सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे सीबीएसई साइंस चैलेंज में 2024 में जो है आए हुए थे। अगर यहाँ तक आप पहुँच ही गए हो तो अब तक आप समझ ही गए होंगे किस लेवल के क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो हमारे साइंस क्विज राउंड 1 में आए थे। ये राउंड 1 जो हमारा हुआ है उसका क्वेश्चन आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछे गए थे। भाई राउंड 2 में क्या आने वाला है, तो राउंड 2 में इन्हीं क्वेश्चन की तरह आपको ध्यान में रखते हुए थोड़ा आगे की तैयारी भी करनी है और अच्छे से करना है, क्योंकि इसके बाद भी आपके साथ बहुत सारे क्विज चलते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।